वहाँ के उप जिलाधिकारी को इसके प्रति हम जवाबदेह बनाएंगे और इसकी मॉनिटरिंग वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को और जिलाधिकारी को अपने अपने जनपदों में नियमित रूप से करना होगा। सड़कों पर अलविदा की नमाज नहीं हुई। हमें सुनिश्चित करेंगे कि सड़कें आने वाले समय में भी किसी भी प्रकार की अव्यवस्था का कारण नहीं बनना चाहिए। सड़कें खुली होनी चाहिए, सामान्य लोगों के आवागमन के लिए उसमें पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। इसीलिए जो पिछली वीसी मेरी थी उसका ही ये सेकंड वर्जन है कि अब हमें इसके आगे बढ़ना है और इसीलिए मैंने आज इतने बड़े पैमाने पर सभी नगर निकायों को, सभी 734 नगर निकायों को इसके साथ जोड़ने के लिए कहा है। सभी लोग आज इसके साथ जुड़े हुए हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण ये जो सफलतापूर्वक कार्य हुए हैं इसके लिए मैं अभिनंदन करता हूं। आप में से सभी अधिकारियों ने अपने स्तर पर मेहनत की और उसके परिणाम भी हमारे पास आए हैं इसके लिए। लेकिन आने वाला कार्यक्रम हमारा और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सड़क सुरक्षा के बारे में जो हमारे पास आंकड़े हैं ये बहुत डरावने हैं। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए अगर आपको मैं आंकड़े बताऊं कि 2021 में 37,729 दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें 21,227 लोगों की मौत हुई है और 24,897 लोग घायल हुए हैं। मरने वालों में जो 72% मृतक हैं उनकी जो एज ग्रुप है वह 18 से 45 वर्ष है और इसमें से जो ज़्यादातर मौतें हुई हैं लगभग 38 से 39% जो मौतें हुई हैं ओवर स्पीडिंग उसका मुख्य कारण रहा है। मुझे लगता है कि हमें ये हम सब के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। कोरोना इस सदी की सबसे बड़ी महामारी है और सबसे बड़ी महामारी के दौरान उत्तर प्रदेश ने कंट्रोल किया, उसको पूरी तरह नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और नेतृत्व था और हम लोगों ने कैसे उसको कंट्रोल किया। 2 वर्ष में यूपी के अंदर कुल मौत के आंकड़े जो आए हैं वह 23,500 है। यानी अगर मैं एग्जैक्ट आंकड़े आपको दूं तो 23,514 मौत के आंकड़े आज सुबह तक के हैं। ये 2 वर्ष के हैं। कोरोना महामारी से लोग बच रहे हैं लेकिन एक्सीडेंट में मौत हो रही है। एज ग्रुप वह है जो कोविड महामारी में सबसे कम इन्फेक्ट हुआ था, वह इस मामले में सर्वाधिक एक्सीडेंट से मर रही हैं। 21,227 मौतें 2021 में सड़क दुर्घटना में उत्तर प्रदेश के अंदर हुए हैं। इसका कारण ओवर स्पीडिंग भी है और इसके साथ ही ब्लैक स्पॉट भी इसके मुख्य कारण हैं। डग्गा मार जो बसेज हैं वह भी उसके कारण हैं। सड़क के किनारे बेतरतीब चल रहे टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड और जो वहाँ पर लोगों ने तमाम प्रकार के अवैध पार्किंग स्थल बना दिए गए हैं, यह भी है। और शहरी क्षेत्रों में या नगरीय क्षेत्रों में या सड़क के किनारे जो बस्तियां हैं वहाँ पर अतिक्रमण भी इसका कारण है। इसलिए संयुक्त रूप से इस पूरे कार्यक्रम को केवल परिवहन विभाग का कार्यक्रम नहीं है, हमने इसलिए गृह विभाग को इसकी ओवरऑल मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी दी है। गृह विभाग पीएस सिस्टम के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस को भी ठीक करेगा। ट्रैफिक पुलिस के साथ ही हमारे यहाँ अगर कोई अवैध रूप से वाहन सड़क के किनारे खड़ा कर रहा है किया है तो वहाँ पे क्रेन जाकर के उस वाहन को सीज करने और उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी हम लोग सेकंड उसमें आगे कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। परिवहन विभाग की जिम्मेदारी इसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आपने भी गाजियाबाद की दुखद घटना देखी होगी जिसमें स्कूली बस से एक बच्चे का सिर बाहर होने के बाद 11 वर्ष के उस बच्चे की दुखद मृत्यु होती है। दुखद मृत्यु के बाद जब बस का फिटनेस के कागज मांगेगा तो उसकी फिटनेस ही नहीं थी। ये परिवहन विभाग की पहले प्राथमिक जिम्मेदारी थी कि हर एक बसेज का स्कूल कॉलेजेस खुलने के पहले हम सुनिश्चित करें कि उनके पास अपने वाहनों की फिटनेस सुनिश्चित हो। लापरवाही हुई, उसमें जवाबदेही भी तय की गई। परिवहन विभाग को इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि सभी प्रकार के बसेज का, ये स्कूली बसेज हों, प्राइवेट में कॉन्ट्रैक्ट कैरेज में चलने वाली बसेज हों
या फिर परिवहन विभाग के साथ संबद्ध बसेज हों या फिर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के द्वारा संचालित वाहन हों या ट्रक हों, 4 व्हीलर हों, 2 व्हीलर हों, इनको नियमित रूप से इनकी चेकिंग करना और ट्रैफिक के नियमों का पालन करवाने की व्यवस्था इनसे सुनिश्चित करना, यह परिवहन विभाग सुनिश्चित करें। उनकी जो फील्ड में तैनात जो भी उनके अधिकारीगण हैं वे इसको सुनिश्चित करवाएं। पुलिस की मदद भी लें, ट्रैफिक पुलिस की मदद भी करें। ओवरलोडिंग को रोकना, सड़क के किनारे कोई ट्रक, कोई बस अवैध रूप से पार्किंग न करें और सभी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक इस बात को सुनिश्चित कर लें। उप जिलाधिकारीगण भी और डिप्टी एसपी भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ जुड़े होंगे। वे इस बात को नोट करेंगे, किसी भी सड़क पर, वह हाईवे हो, स्टेट हाईवे हो, एक्सप्रेसवे हो, जिला मार्ग हो, नगरीय चौराहा हो या कोई भी अन्य स्थल हो, अवैध बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, 3 व्हीलर स्टैंड, रिक्शा स्टैंड या कोई भी इस प्रकार की अवैध गतिविधि नहीं चलनी चाहिए। स्टैंड का मतलब सड़क के किनारे उसके पास पर्याप्त मात्रा में पार्किंग का स्पेस हो, वहां आने वाले यात्रियों के लिए कुछ बुनियादी सुविधाएं हों, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए टॉयलेट हो, पेयजल की सुविधा हो, बैठने की व्यवस्था हो। तो कोई व्यक्ति स्टैंड के नाम पर तब वहां पर प्रशासन से अनुमति लेकर के तब तो स्टैंड की फीस वसूल कर सकता है। लेकिन अगर सड़क पर कोई करता है तो उस पर अवैध रूप से संचालित इस प्रकार के सभी वो अगले 24 घंटे के अंदर बंद होने चाहिए। बंद होने के साथ ही हमें सुनिश्चित करें कि अगर कोई व्यक्ति इस तरीके के उसको करने का अभ्यस्त है तो उसमें एफआईआर लॉन्च करके, गैंगस्टर के अंदर एफआईआर लॉन्च करके उसमें फिर हमें उसकी पूरी संपत्ति को जब्त करना चाहिए। उसने इस प्रकार के अवैध वसूली से जो पैसा कमाया है वह राजकोष में वो पैसा आना चाहिए। इसकी कार्रवाई हमारी आगे बढ़ जानी चाहिए। इसलिए अवैध रूप से स्टैंड नहीं चलेंगे। लखनऊ अगर हम अयोध्या की ओर से आते हैं या बाराबंकी की ओर से आते हैं या कानपुर की ओर से आते हैं, कई कई किलोमीटर तक हम लोग देखते हैं ट्रक्स खड़े हैं हाईवे के किनारे। क्यों खड़े हैं? बहुत बार एक्सीडेंट के कारण भी बनते हैं। ये सड़क के किनारे कोई वाहन खड़ा नहीं होगा। नियमित पेट्रोलिंग करना, परिवहन विभाग और गृह विभाग इस बात को सुनिश्चित करेंगे। पेट्रोलिंग सुनिश्चित करते हुए सड़क के किनारे कोई भी इस प्रकार के वाहन खड़े नहीं होंगे, उनके लिए पार्किंग का स्पेस उपलब्ध करवाइए, अन्यथा वो सड़क पर चलते रहें। ढाबा भी अगर पार्किंग के लिए स्पेस नहीं है तो ढाबा को भी, इस प्रकार के अवैध ढाबों को भी आप सड़क के किनारे से हटाएंगे। एक्सप्रेस हाईवे हो, पीडब्ल्यूडी से जुड़े हुए मार्ग हो, नगर विकास से जुड़े हुए हों या किसी भी अन्य विभाग से जुड़े हुए मार्ग हों, अवैध अतिक्रमण इनमें से सब जगह हट जाना चाहिए। हर हाल में हम इस बात को सुनिश्चित करें। ये सभी संबंधित विभाग इसके साथ जुड़ेंगे। मुझे आश्चर्य होता है कि बच्चों को पहले स्कूलों में ट्रैफिक के नियमों के बारे में जानकारी बताई जाती थी। आज ये सभी चीजें पाठ्यक्रम से एक प्रकार से नदारद सी हो चुकी हैं। मैंने प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, इन सभी से मैंने कहा था कि हर जनपद में प्रधानाचार्यों की ट्रेनिंग का एक कार्यक्रम, मुझे विश्वास है कि सभी जगह हुआ होगा। जिन लोगों ने ट्रेनिंग ली है, विद्यालय के प्रिंसिपल होंगे, प्रधानाचार्य होंगे, प्राचार्य होंगे, वे सभी अपने अपने विद्यालयों में ट्रेनिंग के साथ साथ बच्चों में अब एक हम लोग हैंडबिल हर जनपद में सूचना विभाग की तरफ से भेज रहे हैं। इस हैंडबिल का प्रकाशन हर एक बच्चे के पास ये हैंडबिल पहुंच जाए, कॉमन मैन के पास भी पहुंचे, चौराहे पर जहां पर हमारे पब्लिक एड्रेस सिस्टम हो वहां पे भी ये पहुंचे। हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, अच्छा हैंडबिल बनाने का प्रयास हुआ है। बच्चों को बताने की व्यवस्था, उनको स्कूल में बताना, हम सड़क पे चल रहे हैं, हमें कैसे चलना, पैदल चल रहे हैं, कहां से हमें सड़क क्रॉस करनी है, हम 2 व्हीलर में जा रहे हैं, हमें किन नियमों का पालन करना है, हम 4 व्हीलर में चल रहे हैं,
हमें किन नियमों का पालन करना है, हमें टू व्हीलर, फोर व्हीलर या सड़क पे चलते समय मोबाइल फ़ोन या ईयरफोन का इस्तेमाल करना है, नहीं करना है, इसके लिए क्या सावधानी बरतनी है, ये सभी चीज़ें सामान्य जानकारी है। इन सभी सामान्य जानकारियों को अगर हम स्कूली बच्चों को देंगे तो वे बच्चे अपने घर में अपने अभिभावक को भी बताने में थोड़ा सफल हो सकते हैं, बता सकते हैं। और हर एक स्कूल कॉलेजेस में इस प्रकार की डिबेट भी होनी चाहिए, कार्यक्रम भी होने चाहिए। अगले 2 दिन विद्यालय चलेंगे, उन 2 दिनों के अंदर हम इन कार्यक्रमों को वहाँ पर लागू करने का प्रयास करें। कहीं प्रभात फेरी निकले, कहीं इस पर टॉक हो, कहीं यहाँ पर डिबेट हो, कहीं यहाँ पर कुछ अन्य कार्यक्रम चलने चाहिए। ये स्कूल कॉलेजेस की एक जिम्मेदारी बनती है और इसके बारे में हमें प्रतियोगी कार्यक्रम भी वहाँ पर आगे बढ़ाने चाहिए। इसके अलावा हम इसमें तमाम अन्य संगठनों का भी सहयोग, स्वयंसेवी संगठन होंगे, सड़क सुरक्षा से संबंधित जानकारी देने वाले तमाम अन्य सामाजिक संगठन होंगे, उनका भी हम इसमें मदद लें। इसमें हम लोगों से इस बात को सुनिश्चित करें कि सड़क स्टंट करने की जगह नहीं है। ओवर ब्रिजेज या फ्लाईओवर के ऊपर जो स्टंट होते हैं, जो युवा स्टंट कर रहे हैं अपने बाइक से, हर हाल में इसको रोकना। बाइक से चल रहे हैं तो हेलमेट अनिवार्य करने की आवश्यकता है, बताने की आवश्यकता। 1 सप्ताह अवेयरनेस के कार्यक्रम चलाइए, पहले अवेयरनेस, और फिर अगर अवेयरनेस के बाद आपको लगता है कि अब हमें इन्फोर्समेंट की आवश्यकता होती है तो उसके बाद फिर हमें इस कार्यक्रम को उसके बाद फिर आगे बढ़ाना चाहिए। इसलिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम को सक्रिय करने और उनका उपयोग करने के लिए ही हमने इस बारे में कहा। हैंडबिल का वितरण, होर्डिंग्स लगाना, हर एक जनपद में, हर एक चौराहे पर, हर एक स्तर पर सूचना विभाग से इसके बारे में पूरी जानकारी लेकर के सावधानी बरतने की दिशा से अच्छे होर्डिंग्स परिवहन विभाग के द्वारा, गृह विभाग के द्वारा, नगर विकास विभाग के द्वारा, पीडब्ल्यूडी के द्वारा, अन्य सभी संबंधित शिक्षा विभाग के द्वारा, इनके द्वारा हर एक स्तर पर लगाने की आवश्यकता है। इसके पोस्टर बनाए जा सकते हैं, एलईडी में, एफएम रेडियो पर, लोकल स्तर पर इसके हम तमाम कार्यक्रम इसके आगे बढ़ा सकते हैं। ये चीज़ें हम सुनिश्चित करें। परिवहन विभाग इस बात को सुनिश्चित करे कि जो वह ड्राइविंग लाइसेंस देते हैं हम ऑनलाइन तो दें, लेकिन इस बात को सुनिश्चित करें कि ट्रैक पर भी हम उनकी एक बार देखें कि वह इस योग्य है कि नहीं है कि हम उसे ड्राइविंग लाइसेंस दे सकें। अन्यथा खैरात के भाव बांटने की वो बंद करिए और आरटीओ के कार्यालय दलालों से मुक्त हों। किसी भी प्रकार की दलाली की गतिविधि वहां न चले, इस बात को भी हर एक जनपद में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की टीम सुनिश्चित करें। ओवरलोडिंग को रोकने की कार्रवाई, जहां से ओवरलोडिंग हो रही है उसी केंद्र पर रोकना। ऐसा नहीं कि आप सड़क पे लेके आ रहे हैं और सड़क पर लेकर आने के बाद फिर सड़क पर अवैध रूप से जाम लग रहा है, लंबा जाम में लोगों को फंसना पड़ रहा है। जहां से हो रहा है वहां से आप बोलिए कि 5 टन की क्षमता है तो उसमें 15 टन नहीं जाएगा या 10 टन नहीं जाएगा। जितनी क्षमता होगी उसी हिसाब से आप उसको रिलैक्सेशन दे सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। सड़कें खराब होती हैं और फिर उसके बाद जहां मर्जी आती है वहां वो अपना ट्रक और अपना वाहन खड़ा करके शेष अन्य लोगों के भी आना जाने को पूरी तरह बाधित करते हैं। अच्छा होगा जिस दिन स्कूल कॉलेजेस बंद होंगे उस दिन हम अभिभावकों के साथ भी इस प्रकार की चर्चा करें, सड़क सुरक्षा पे चर्चा करें कि आप अपने पाल्य को लेके स्कूल आ रहे हैं तो कम से कम हेलमेट पहन करके आएँ। बाइक से आ रहे हैं हेलमेट पहन के आएँ, 4 व्हीलर से आ रहे हैं तो सीट बेल्ट को लगा करके आएँ। बच्चे को सड़क सुरक्षा के बारे में, कहाँ से सड़क क्रॉस करनी है इसके बारे में जानकारी दें। ऐसा नहीं कि कहीं भी वो क्रॉस कर रहा है और बिना देखे चल रहा है, चपेटे में आएगा तो उसके बाद फिर बोलने की आवश्यकता नहीं। इन चीज़ों को हम उसके बारे में देखें। सड़क सुधार से संबंधित जो अन्य मामले हैं जिसमें लोक पीडब्ल्यूडी का है, एनएच का है, एनएचईआई है, यूपीडा है, ईडा है, इसमें ब्लैक स्पॉट को सुधारने की कार्रवाई। ब्लैक स्पॉट के बारे में हम लगातार कहते रहे हैं। साइनेजेज कहाँ पे हमें लगाने हैं? पहले सड़कों पर वाहन कम थे, हर एक जगह लगाया जाता था। आगे अंधा मोड़ है, आगे पुल है, आगे स्कूल है, आगे हॉस्पिटल है,
आज ये सभी साइनेजेस हट चुके हैं। इसको फिर सभी संबंधित विभाग अपने अपने उसमें सुनिश्चित करें। आगे बाजार है, ये सभी चीज़ें लगनी चाहिए। स्पीड कितनी होनी चाहिए, स्पीड लिमिट भी उसमें लिखें। हमें तय करना होगा कि कोई भी ओवर स्पीडिंग ना हो, इसके कारण किसी की गति सीमा के बारे में हम सुनिश्चित करें, अवैध ढाबों के बारे में हम सुनिश्चित कर लें। और इसके अलावा हमें इन चीज़ों के बारे में भी तय करना होगा कि टोल प्लाजा में ओवर स्पीडिंग और ओवरलोडिंग के बारे में हमें इन चीज़ों को वहाँ पे सुनिश्चित करना होगा। ब्रेथ एनालाइजर को भी उपयोग करके चालकों के परीक्षण की कार्रवाई को करना। खनन विभाग के साथ मिलकर के हमें जनपद के अंदर इल्लीगल माइनिंग को रोकना और इल्लीगल माइनिंग के साथ साथ ओवरलोडिंग को भी उसके साथ रोकना है। जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक माइनिंग विभाग के साथ मिलकर के इसको सुनिश्चित करेंगे हर जनपद में कि इल्लीगल माइनिंग भी नहीं होनी है और ओवरलोडिंग भी रोकना है। पहले अवेयरनेस के कार्यक्रम करें और वहां पे उसके पहले जहां से शुरू हो रहा वहीं से आप इस कार्यक्रम को शुरू कर देंगे। सड़कें अपने आप साफ सुथरी दिखाई देंगी। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की भी इसमें बड़ी भूमिका होनी है। स्वास्थ्य विभाग एम्बुलेंस की सेवा, जैसे एक्सप्रेस हाईवे पर यमुना एक्सप्रेस वे है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, इन सभी पर अतिरिक्त एम्बुलेंस इन विभागों ने भी दी है और स्वास्थ्य विभाग भी इसके साथ सुनिश्चित करें, जिससे रिस्पांस टाइम को कम करना। गोल्डन आवर के अंदर ही व्यक्ति को अगर दुर्भाग्य से कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया है, उसे हम ट्रामा सेंटर या किसी उच्च हायर सेंटर में पहुंचा करके उसके जीवन को बचाने की कार्रवाई वहां पे सुनिश्चित कर सकें। ट्रेन्ड मैन पावर, हेल्थ विभाग को मैंने कहा था, इन सभी एक्सप्रेस हाईवे से जुड़े हुए विभागों को ही मैंने कहा था कि वे इस चीज़ को सुनिश्चित करें। NHAI भी इसके साथ जुड़ें, कैसे इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा सकते हैं, इन चीज़ों को सुनिश्चित करें। अवैध पार्किंग के बारे में हमें इस पर अवश्य विचार करना होगा। अब हम लोग आते हैं खासतौर पर 734 जो नगर निकाय हैं। देखिए, नगर निकायों पर शासन पैसा देता है। नगर निकायों को कैसे आप आत्मनिर्भर बना सकते हैं, इसके बारे में नगर विकास विभाग ने कुछ कार्रवाई प्रारंभ की है। सभी ईओ और प्रत्येक नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम के साथ जिला प्रशासन कोई नोडल अधिकारी दे करके सुनिश्चित करें कि शासन के द्वारा जो आदेश दिए गए हैं उसका पालन सुनिश्चित करवाना, उसकी इनकम को बढ़ाने की कार्रवाई करना, उन्हें आत्मनिर्भरता की ओर ले जाना। हर एक नगर निकाय आत्मनिर्भर हो सकता है, प्रयास हो। वर्षों से जमे हुए बाबुओं को थोड़ा इधर उधर भी हटाइए, जंग लग चुकी है उन पे और जंग अपने आप हटेगी, इसलिए उसको आप ठीक कर देंगे तो उसको स्थानीय स्तर पर इस कार्रवाई को करना। अवैध स्टैंड जितने भी होंगे इसको हटाने की कार्रवाई एक अगले 24 घंटे के अंदर अवैध स्टैंड तो हम हर हाल में हटा दें। कहीं भी अवैध स्टैंड नहीं चलने चाहिए, कहीं भी, हाईवे पर, एक्सप्रेसवे पर, स्टेट हाईवे पर, नगर निकाय के अंदर कहीं भी नहीं चलने चाहिए। किसी जिला मार्ग पर कहीं भी ना चले, इस बात को हम सुनिश्चित करें और जहां चलने हैं उसके लिए स्पेस उपलब्ध कराइए। आपके द्वारा उसको नोटिफाई किया जाए, बाकायदा उसको ऑप्शन निकाले जाएं और फिर वहां पे अच्छे लोगों को, माफिया प्रवृत्ति के किसी भी व्यक्ति को किसी भी ठेका पट्टे के साथ मत जुड़ने दीजिए। एक भी माफिया जुड़ेगा उसका पूरा गैंग फिर वहां पर अनैतिक और अवैध गतिविधियों का अड्डा बना देगा। हर एक माफिया की कमर तोड़ डालिए, कोई भी अवैध और अनैतिक गतिविधि उसको मत संचालित करने दीजिए। उसकी आर्थिक स्थिति अगर मजबूत होगी तो आपका जीना हराम कर देगा। उसकी आर्थिक गतिविधि को पूरी तरह ब्लॉक कर देना। और ये जितने भी अवैध स्टैंड चल रहे हैं, डग्गा मार बसें चल रही हैं, ओवर लोडिंग के कार्य चल रहा है, इसमें माफिया ग्रुप अभी भी हावी है। इसको रोकना, हर एक हाल में रोकना।
मंत्री समूह जून प्रथम सप्ताह में हर जनपद में जाएगा। फिर से मैं भी हर जनपद में जाऊंगा। मेरे पास भी अनेक हर जनपद की रिपोर्ट प्रतिदिन आती है। उस समय मेरे पास किसी भी जनपद से कोई नकारात्मक रिपोर्ट नहीं दिखनी चाहिए और इस बात को सुनिश्चित करना है। दूसरा, नगरीय क्षेत्रों में निराश्रित गोवंश या आवारा कुत्तों को संरक्षित करके सड़क से बाहर करना, ये नगर निकाय की प्राथमिक जिम्मेदारियों में आती है। नगर निकायों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी है और इसको समझना होगा। सड़कों पर गोवंश न रहे, इसके लिए कान्हा ओपन की व्यवस्था करना हो, पीपीपी मोड पर कोई कार्यक्रम चलाना हो, जितने भी आवारा कुत्ते हैं सड़कों पर घूमते हैं अन्य उसके बारे में व्यवस्था देना। हम ये भी सुनिश्चित करें कि तमाम लोग घर में भी अपना पालतू कुत्ता रखते हैं, हम सुनिश्चित करें कि वे साफ सफाई की व्यवस्था करके रखें और उन्हें सड़कों पर टहलाने के लिए ले जाकर के सड़कों पर गंदगी न पैदा करवाएं और आवश्यकता पड़ती तो उनका रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कराएं। उन पर निश्चित एक समय सीमा के अंदर उन्होंने उन्हें वैक्सीनेट किया है कि नहीं किया, यह भी सुनिश्चित करवाना। ये सभी चीजें हमें इसके साथ जोड़नी पड़ेगी। नगरीय क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था ठीक करना, समय पे स्ट्रीट लाइट जुड़े, ऑटो मोड पर रहे, सुबह होते ही अपने आप बंद हो, एक ऑटो मोड पर उसको चलाएं और साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करना। नगरीय क्षेत्रों में ये साफ सफाई दिखनी चाहिए, पॉलीथीन फ्री होना चाहिए, कोई पॉलीथीन का उपयोग न हो। आधी समस्या मुझे याद है जब प्लास्टिक लोग उपयोग करते थे, किसी भी नगर में हम सफाई कितनी भी कर लें, हवा का एक झोंका आता था, उतना ही कचरा फिर से दिखाई देने लगता था। प्लास्टिक फ्री होने के बाद सड़कें अब साफ सफाई दिखने लग गई हैं, लेकिन जहां पे प्लास्टिक को अभी भी बैन नहीं किया गया है वहीं पर यह समस्या आती है, कचरे की समस्या वहीं आती है, गंदगी की समस्या वहीं आती है। प्लास्टिक हर हाल में बैन किया गया है, उसको कतई आप लोग अलाउ मत होने दीजिए। हर नगर निकाय वहां का जिस उप जिलाधिकारी के अधीन आ रहा है वो उप जिलाधिकारी, वहां के डिप्टी एसपी, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि इसको हम लोग किसी भी स्थिति में वहां पे नहीं चलने देंगे और उसको वहां से हटाएं और साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करें। आईटीएमएस 17 के 17 नगर निकाय जो नगर निगम हमारे हैं, इसमें आईटीएमएस 10 में स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत है तो बन चुका है या बन रहा है, से 7 में राज्य सरकार, राज्य शासन की ओर से, नगर विकास की ओर से आईटीएमएस बनना है। आईटीएमएस को सेफ सिटी के साथ जोड़ना, गृह विभाग के साथ जोड़ना और सभी नगर 17 के 17 नगर निगमों के साथ साथ नोएडा, ग्रेटर नोएडा में भी हम इसको सुनिश्चित करवा लें कि इसको हम सेफ सिटी के साथ जोड़ेंगे और सेफ सिटी मिशन के अंतर्गत हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हम जो सिटी के अंदर होर्डिंग लगाते हैं, बेतरतीब होर्डिंग बंद करवाइए। देखिए, स्मार्ट सिटी मिशन की एक शर्त है ये कि बेतरतीब होर्डिंग हटनी चाहिए और हमें हर हाल में इसको सुनिश्चित करना होगा। हर एक नगर निकाय के अंदर हम इसको सिस्टम के साथ जोड़ें। हम वहाँ पर इस बात को सुनिश्चित करें कि कहाँ पे हमारी होर्डिंग लगनी है, कहाँ पे हम लोग उसको स्क्रीन के साथ जोड़ सकते हैं, कहाँ पर हम उसको अन्य उसके साथ जोड़ सकते हैं, जिससे नगर के अंदर घुसते ही अच्छा दिखाई दे। कोई भी नगर निकाय ऐसा होना चाहिए जो आपका वहाँ की स्वच्छता ही वहाँ का पहला प्रतीक बन जाए। नगर निकाय के कार्यालय, वहाँ का भवन उस पूरे नगर निकाय के बारे में एक जानकारी दे सके, इसलिए उस पर ध्यान देना। उन वहाँ को जोड़ने वाली सड़कों को ठीक रखना, उसके सुंदरीकरण की प्लानिंग करना, उसको बेहतर तरीके से आगे बढ़ाना, जेब्रा क्रॉसिंग के निर्माण की कार्रवाई को सुनिश्चित करना। पूरे स्टेट के अंदर हम सुनिश्चित करें और खासतौर पर नगर निकाय के अंदर उससे जुड़े हुए अन्य मार्गों पर भी कि जो हमारे स्पीड ब्रेकर बनते हैं सड़कों पर, एक कमर तोड़ू न बनाए, एक टेबल टॉप स्पीड ब्रेकर बने।
अगर कोई बीमार व्यक्ति है उसको भी परेशानी नहीं होगी, लेकिन साथ साथ हम अगर मार्किंग करते हैं वहाँ पर तो स्पीड अपने आप लिमिट हो जाती है। लेकिन जब वह कमर तोड़ू बनाते हैं तो कोई बीमार व्यक्ति जा रहा है उसके लिए बड़ा, या कोई बच्चा है, कोई गर्भवती महिला है, उसके लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए हमें पीडब्ल्यूडी को भी, नगर विकास को भी और अन्य सभी संबंधित विभागों को ये सुनिश्चित करना होगा कि कहीं भी हमें ये कमर तोड़ू स्पीड ब्रेकर नहीं दिखने चाहिए। इनको हटा दीजिए, जितनी जल्दी हटाइए उसको, हटा करके वहां पर हम, क्योंकि जब आप इस प्रकार की स्पीड ब्रेकर देते हैं तो उस स्पीड ब्रेकर से बचने के लिए लोग साइड से जाते हैं और फिर वहीं एक्सीडेंट का कारण भी बनता है। ये भी एक ब्लैक स्पॉट है आपका, ये जो आपके द्वारा दिया गया है। यानी ब्लैक स्पॉट केवल सड़क इंजीनियरिंग की खराब स्थिति का मुख्य कारण नहीं होता है, ब्लैक स्पॉट का कारण एक गलत स्पीड ब्रेकर भी होता है। इसलिए स्पीड ब्रेकर टेबल टॉप होने चाहिए, जिससे कोई भी व्यक्ति वहां जाए आसानी से स्पीड कम करते हुए बहुत आसानी से उसको पार कर लेता है, और उस पर भी हमें ध्यान देना होगा। नगरीय क्षेत्रों में हमारी जो परिवहन की व्यवस्था है, सिटी बस सेवा है, इसको लोगों के लिए सरल बनाना, सुलभ बनाना और सुरक्षित भी बनाना। इलेक्शन के दौरान मैं कानपुर के अंदर देख रहा था, 2 बार वहां पर एक्सीडेंट हुआ, और एक बार तो जो सिटी बस सेवा वहां पे इलेक्ट्रिक बस सेवा है उससे जुड़ा हुआ व्यक्ति ने जबरदस्ती 6 लोगों को कुचला था वहां पे। और उस दौरान कानपुर के अंदर प्रशासन की संवेदनशीलता देखने को मिल रही थी कि कितनी तेजी के साथ वे लोग वहां जा रहे थे। यानी मुझे यहां से इलेक्शन के बावजूद मुझे बोलना पड़ा कि आप लोग वहां क्यों नहीं पहुंचे। 11-12 घंटे के बाद फिर उनकी उपस्थिति वहां हो रही। ये दिखती है कि हम कितने संवेदनशील हैं। नगर निकाय इस बात को सुनिश्चित करें कि सिटी बस सेवा को संचालित करने वाला जो ऑपरेटर है, उससे जुड़े हुए जो भी लोग हैं, हमें उनकी पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करानी चाहिए। किस पृष्ठभूमि के हैं, आपराधिक मानसिकता के तो नहीं है, क्योंकि कानपुर में जो भी घटना घटित हुई ये आपराधिक मानसिकता की दृष्टि से हुआ था, और इस प्रकार की आपराधिक गतिविधियों को रोका जाना चाहिए। 6-6 लोग कुचले जा रहे हैं सिटी बस सेवा से, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और ये चीज़ें नहीं स्वीकार की जानी चाहिए। इसलिए इन बातों को सुनिश्चित तो हमें करना होगा, ये परिवहन की दृष्टि से हम लोग सिटी के अंदर करें। अब जो हम लोगों को नगर के अंदर करना है, बहुत महत्वपूर्ण कार्य है ये। 2 कार्यों के लिए हर एक नगर निकाय के अंदर, बड़े नगर निगम है, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, व्यापार मंडल के साथ अलग अलग बैठक करें, स्ट्रीट वेंडर के साथ बैठें, नगर आयुक्त को भी अपने साथ ले लेंगे, एडीएम सिटी होंगे, सिटी मजिस्ट्रेट होंगे, एसपी सिटी होंगे, इनको भी अपने साथ ले लेंगे और इनके साथ बैठक करके, अलग अलग क्रम में बैठक करके हमें सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यापारिक प्रतिष्ठान सिटी के अंदर अपनी परमिसेस के अंदर ही रहेगा, उससे बाहर न हो। सड़कें खाली दिखनी चाहिए। सड़क में लोग अपना अंदर का सामान सड़क पे रख करके नहीं बेचेंगे, किसी को भी हम सुनिश्चित करवाएंगे। और अपनी परमिसेस में रह करके हम पहले बातचीत करें, संवाद बनाएंगे। इस संवाद के दौरान हमें इस बात के लिए भी उनको तैयार करना होगा। 2 चीज़ें हो सकती हैं, हर एक क्षेत्र में अलग अलग व्यापार मंडल होते हैं, उनको भी विश्वास में लीजिए, उनके साथ बैठना, संवाद बनाना और उनसे 2 अनुरोध करना। एक, सुरक्षा के बारे में, रात्रि के लिए अगर गार्ड वे लोग भी रख सकें, वे 500-600 दुकानें हैं, अगर वे लोग महीने में 100-100 रुपया भी जमा करेंगे तो 500 रुपये में एक बड़ी राशि खड़ी हो सकती है। 2 गार्ड वे लोग रात्रि के लिए खड़ी कर सकते हैं और उनको पुलिस से वेरिफिकेशन अगर आप करा देंगे, पुलिस के साथ उनकी तालमेल होगी तो रात्रि के लिए। दूसरा, सीसीटीवी कैमरा, बड़े प्रतिष्ठान में सीसीटीवी कैमरा लगाना, हर बैंक में, हर वित्तीय संस्थान में, हर बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान में सीसीटीवी कैमरे की आवश्यकता और इसको उनके साथ लगवाना। दूसरा, व्यापारिक गतिविधि अपने परमिसेस के अंदर ही होगा,
बाहर सड़क पे नहीं, सड़क में सामान फेंक करके फैला करके लोग जो बेचते हैं, इसको हर हाल में अगले एक सप्ताह के अंदर हमें इसे समेटना होगा और वे अपने प्रेमिसेस के अंदर करेंगे। पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित करना हर एक जगह, सड़कों पर पार्किंग ना हो, 2 व्हीलर 4 व्हीलर या बसेज खड़ी करने की जो परंपरा है इसको रोकें। कॉमन मैन को चलने के लिए सड़क आप दीजिए। दूसरा, स्ट्रीट वेंडर के साथ संवाद बनाना। जितने स्ट्रीट वेंडर हैं प्रदेश के अंदर, हमने लगभग 8 लाख स्ट्रीट वेंडर ऐसे हैं जिस स्ट्रीट वेंडर को हम लोगों ने पीएम स्वनिधि की योजना के अंतर्गत जोड़ा है। मेरा मानना है प्रदेश के अंदर स्ट्रीट वेंडर की संख्या लगभग 15 लाख से के आसपास है। ये सभी स्ट्रीट वेंडर के साथ बैठना, अलग अलग मार्केट में अलग अलग स्ट्रीट वेंडर का ग्रुप काम करता है। कोई रेलवे स्टेशन के पास करता है, कुछ बस स्टैंड के पास काम करता है, कोई अन्य जगह काम करता है। इस स्ट्रीट वेंडर के साथ भी बैठने की व्यवस्था करना और स्ट्रीट वेंडर के साथ बैठक करके इनके व्यवस्थित पुनर्वास को सुनिश्चित करना। मैंने पहले भी कहा था, हर एक स्ट्रीट वेंडर का रजिस्ट्रेशन आप सुनिश्चित करवा दीजिए। हर एक स्ट्रीट वेंडर का अगर रजिस्ट्रेशन है तो उसका व्यवस्थित पुनर्वास भी करना। व्यवस्थित पुनर्वास, नगर निकाय की तमाम लैंड खाली पड़ी होंगी, वहां पर आप ले जाइए और वहां पर उन लोगों को सुनिश्चित करिए। सड़क के किनारे न हो, पटरी के किनारे न हो, नाली के किनारे कुछ भी नहीं होना चाहिए। मैं देख रहा हूं बहुत सारे नगर निकायों में बाहर से आने वाले तमाम लोगों ने डेरा जमा लिया है, उन्होंने झोपड़ी बना ली है नालियों के ऊपर और वहां पर अवैध रूप से वे लोग रह रहे हैं और उसमें से बहुत सारे लोग तो अवैध गतिविधियों में भी लिप्त हैं। खासतौर पर जो डकैती की घटनाएं होती हैं, याद करिए अभी हम लोगों ने लखनऊ में 2 वर्ष पहले जो रैकेट पकड़ा था वो रैकेट था बांग्लादेश का और वही लखनऊ में डकैती डाला था। लखनऊ के बाद फिर अलीगढ़ में डाला था, अलीगढ़ के बाद फिर उसका हाथरस में, फ़ोन उसका हमारे सर्विलांस में आ गया था और फिर उसका एक व्यक्ति, उसके साथ का एक व्यक्ति बांग्लादेश वापस भी पहुंच गया था। यानी 3 जगह हत्या करके डकैती डालने के बाद उनमें से एक व्यक्ति बांग्लादेश पहुंच गया, एक व्यक्ति बाद में हमारे हत्थे भी चढ़ा था। यानी ये चीजें दिखती हैं कि हम लोग कैसे आंखें बंद करके चलते हैं। सड़क के किनारे कौन डाल रहा है झोपड़ी, कोई पता नहीं होता हम लोगों को। लोकल स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करें, नगर निकाय अपना एक अधिकारी तैनात करें और पुलिस की जो लोकल पुलिस है, लोकल थाना, उसकी जवाबदेही सुनिश्चित करें। एक बार अतिक्रमण हट गया है, व्यवस्थित पुनर्वास हो गया, दोबारा अगर कोई झोपड़ी डाल रहा है, दोबारा कोई वहां पे अतिक्रमण कर रहा है, उसी समय उसके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करिए। जो व्यक्ति पुलिस का हो, नगर निकाय का हो, उस क्षेत्र में स्वच्छता के साथ जुड़ा होगा या उस क्षेत्र का इंस्पेक्टर होगा, कोई तो सुपरवाइजर होगा, कोई तो होगा। ऐसा तो है नहीं कि नगर निकाय इतना बड़ा उसके पास मैन पावर है और उसका कोई व्यक्ति सुपरविजन करने वाला नहीं है। यह हम सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति फिर से वहां पर वो न करने पाए। ये अवैध गतिविधियों का केंद्र बिंदु नगर निकाय के किनारे, सड़क के किनारे झोपड़ी डाल करके दिन भर वहां पर लोग अपनी तमाम गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं, ये कतई नहीं हो सकता। और संवाद बना करके, जो पहले से चले आ रहे स्ट्रीट वेंडर हैं, संवाद बनाइए और फिर उनको 2, 3, 4 स्थान दिखाइए। तमाम स्पेस हैं आपके पास, उन स्पेस में से किसी एक जगह व्यवस्थित पुनर्वास करिए। उनके लिए छोटे छोटे अगर आप लोग वहां पे दुकानें बना सकते हैं, कुछ अच्छे मॉडल खड़ा कर सकते हैं, उनको एक निश्चित किराए के साथ, महीने में आप 50 रुपये 100 रुपये, नगर निकाय की इनकम भी बढ़ेगी, सफाई कर्मी दे दीजिए और वे व्यवस्थित रूप से वहां बसेंगे। सब्जी मंडी है या कोई भी इस प्रकार की मंडी है, उसको भी व्यवस्थित रूप से करना, सफाई के साथ जोड़ना, एक सिस्टम के साथ जोड़ना, अपनी परमिसेस में ही उसकी अनुमति देना। कहीं ट्रांसपोर्ट नगर है, ट्रांसपोर्ट नगर जहां है वहीं से ट्रांसपोर्ट की गतिविधि हो। सिटी के अंदर कब आना है, कब उन्हें अपलोड करना है, कब डाउनलोड करना है, इन सभी चीजों को एक निश्चय उसके साथ आप बना करके तय करें और संवाद बना करके तय करें। व्यापार मंडल को विश्वास में लीजिए, चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज को लीजिए, चैम्बर ऑफ ट्रेडर्स को विश्वास में लीजिए,
स्ट्रीट वेंडर को व्यवस्थित पुनर्वास के लिए उनको विश्वास में लीजिए और देखना चाहिए कि अगले 15 दिन के अंदर प्रदेश के अंदर कोई भी नगर निकाय के अंदर हम जाएं, कोई माननीय मंत्री जाएं तो साफ सुथरा दिखना चाहिए।